हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट से। ठीक है, तो असाइनमेंट कल आपको मिला था। कल की क्लास के बाद फर्स्ट क्या करना था आपको, पहले आपको कल का लेक्चर देखना है, उसके क्लास नोट्स बनाने हैं एंड देन उसके पीछे जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और सारे सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं नई नई चीजें बताऊंगा। ठीक है, नई चीजें हैं कुछ। ठीक है, आइए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे कि वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट से उनके बच्चों में होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो उस प्रोसेस का नाम होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, उसका नाम होता है इनहेरिटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है? हेरिडिटी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आपको पहले से करके रखना है। इसमें से कुछ कुछ ऐसा है जो मैं जानबूझकर छोड़ के रखा हूं, आज डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि ये देखो, क्रोमैटिन विच इज एक्टिव ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नए शब्द आ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन, क्रोमैटिन तो आपने कल देखा था ना, धागों के समान स्ट्रक्चर क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो आओ देखो एक बार इसको समझ लेते हैं चीजों को। जैसे मान लो मैं एक सेल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है बीचों बीच, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ पतले पतले, ठीक है, इसके अंदर कुछ पतले पतले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, धागों के समान स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के क्रोमैटिन होते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी समझ लेते हैं। क्रोमैटिन आर ऑफ टू टाइप्स। तो एक क्रोमैटिन होता है, इसको ऐसे लिख लिया जाए, क्रोमैटिन आर ऑफ टू टाइप्स। क्रोमैटिन्स क्रोमैटिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के क्रोमैटिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है यूक्रोमैटिन। ठीक है, फर्स्ट होता है यूक्रोमैटिन, और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। देखो, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन डिटेल्स में समझते हैं इनका। ठीक है, आप याद रखो एक ट्रिक, आपको याद रखना है लालू। ठीक है, तो ये लालू क्या है? ठीक है, तो लालू एक नाम आपको याद रखना है, बड़ा बड़ा इजी नाम है लालू। तो लालू में क्या समझना होगा, पहले पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं ट्रिक का इस्तेमाल करना सिखा। मान लो मेरे जो ये फिंगर्स हैं, मेरे जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स हैं धागों के समान स्ट्रक्चर, यानी कि क्रोमैटिन। ठीक है, दीज आर क्रोमैटिन्स। ये जो क्रोमैटिन्स हैं, ये लोग आपस में कॉइल होते हैं। कॉइल होना मतलब कंडेंस होना, आपस में चिपकना, फोल्ड होना। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन है आपस में जुड़ सकते हैं। जब ये क्रोमैटिन आपस में जुड़ते हैं, तो इनके जुड़ने का तरीका दो तरह से दिखाया जा सकता है। पहला तरीका क्या होता है? जब क्रोमैटिन्स टाइटली जुड़ जाएं, ऐसे देखो फिंगर्स टाइटली बंद हो चुके हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरा तरीका कैसा है? दूसरा ऐसा है लूजली। देखो ये लूजली है, तो फिंगर्स क्या हुए? लूजली हुए। यहां पर फिंगर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं क्रोमैटिन को। मतलब क्रोमैटिन्स आपस में टाइटली जुड़ सकते हैं या फिर लूजली जुड़ सकते हैं। क्लियर है बात? टाइटली या फिर लूजली। अच्छा, अब अगर सोचो कि क्रोमैटिन टाइटली जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, टाइटली जुड़े हैं, तो इनके बीच जो गैप है, देखो गैप दिखाई पड़ रहा है आपको? यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक, और एक और कंडीशन इमेजिन करो, जब क्रोमैटिन लूजली जुड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ पर क्रोमैटिन लूजली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच बहुत सारे गैप दिख रहे होंगे। देखो गैप दिख रहे हैं, गैप दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो इस उंगली और इस उंगली के बीच गैप है, ये रहा गैप। तो क्रोमैटिन के बीच गैप है क्योंकि वो लूजली कॉइल्ड है, लूजली अरेंज्ड है। इस वाले केस में देखो कोई गैप नहीं है, देखो है ना, कोई गैप नहीं है। और इस वाले केस में गैप्स है। ठीक है, इसमें गैप्स दिखाई पड़। तो अगर क्रोमैटिन लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली जुड़ते हैं आपस में, ठीक है, लूज मैटर होता है अगर मान लो, उस केस में क्या हो रहा है? गैप क्रिएट होते हैं। जबकि अगर ये टाइट होगा, टाइटली पैक्ड होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गैप्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर दोनों ही केसेस में, लूजली वाले में भी और टाइटली वाले में भी, अगर मैं ऊपर से कलर गिराऊं, ठीक है, कलर मतलब होता है स्टेनिंग। ठीक है, स्टेन जानते हो? स्टेन, स्टेन मीन्स कलर। ठीक है, या डाइज, कलर, कलर गिराएंगे, तो सोचो इस गैप के थ्रू बहुत सारे कलर नीचे गिर जाएंगे। जैसे मैं ऐसे ऐसे रख रहा हूं अपने हाथ को, और मैं ऊपर से
कलर गिरा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे उंगलियों के बीच गैप है जिसके थ्रू कलर्स बाहर निकल जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अगर ये केस होता मान लो टाइट वाला, और मैं ऊपर से कलर गिराता, तो क्या कलर्स नीचे गिर पाते? नहीं गिर पाते, सारे कलर ऊपर ही रह जाते, ठीक है। तो दो केस बन रहा है, एक जहां लूजली कॉइल्ड है, उसमें जब ऊपर से कलर गिराते हैं तो बहुत सारा कलर नीचे गिर जाता है, ठीक। और जो दूसरा केस है ये टाइट वाला, इसमें जब कलर गिराते हैं, इसमें जब कलर गिराते हैं तो सारे कलर नीचे नहीं गिर पाते, सारे कलर लगभग हमारे हाथ पर ही रह जाते हैं, है ना। तो वही दो चीजें यहां भी समझनी है, आओ समझते हैं इसको। देखो मैं यहां लिख रहा हूं एल, ठीक है। एल फॉर लूजली कॉइल्ड, एल फॉर लूजली कॉइल्ड। देखो मैंने लिखा लूजली कॉइल्ड, लूजली कॉइल्ड मतलब जो क्रोमैटिन्स हैं, जो हमारे फिंगर है मान लो क्रोमैटिन है, ये लूजली कॉइल्ड है ऐसे, ठीक है। अगर लूजली कॉइल्ड है सोचो, तो जब कलर इसके ऊपर गिराओगे तो कलर सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, बहुत सारे कलर नीचे गिर जाएंगे, और बहुत थोड़ा सा कलर मेरे हाथ पर रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्रोमैटिन्स जब लूजली कॉइल्ड होते हैं और उनके ऊपर हम कलर गिराते हैं, तो कलर लगभग सारे कलर नीचे गिर जाते हैं और थोड़ा बहुत कलर क्रोमैटिन के पास आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्टेनिंग होती है उसको हम बोलते हैं लाइटली स्टेन्ड। क्या बोलते हैं? लाइटली स्टेन्ड। लाइटली स्टेन्ड मतलब हल्का कलर पड़ता है, हल्का, ठीक है, हल्का हल्का, ठीक है, हल्का कलर लगता है, ठीक है। लाइटली स्टेन, वाई लाइटली स्टेन? बिकॉज ये लूजली कॉइल्ड है, बीच में गैप ज्यादा है, कलर डालोगे कलर नीचे गिर जाएगा, कुछ कलर ऊपर रहेगा, जो कलर ऊपर रहेगा उसकी वजह से हल्का कलर आएगा, लाइटली स्टेन, ठीक है। अच्छा, यहां पर ए फॉर एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव ड्यूरिंग एक प्रोसेस की बात करनी है आपको, और उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कुछ देर बाद बताऊंगा मैं, अभी अभी सुन लो कि ये लूजली कॉइल्ड था, बिकॉज ऑफ दिस लूजली कॉइल्ड कलर सारे के सारे नीचे गिर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कलर रह जा रहा है, लाइटली स्टेन, हल्का कलर क्रोमैटिन के ऊपर चढ़ रहा है। समझ में आया? ओके। तो देखो लूजली कॉइल्ड, एक्टिव ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन और लाइटली स्टेन। अब ये यू का क्या मतलब है? तो यू स्टैंड्स फॉर यू क्रोमैटिन। आप समझ के रखो, अगर लास्ट में यू है तो यू मतलब यू क्रोमैटिन, यू मतलब यू क्रोमैटिन, ठीक है। तो इस तरह से लालू का पूरा चार फुल फॉर्म निकल आया है ना, लालू के चार पार्ट्स आ गए, लालू के चार नाम आ गए, क्या क्या आए? लूजली कॉइल्ड, एक्टिव, लाइटली स्टेन्ड और यू क्रोमैटिन, ठीक है। अगर मैं हेटेरोक्रोमैटिन की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी चीज यहां लिखी है उसका अपोजिट लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आओ समझते हैं, जैसे जैसे अगर ये लूजली कॉइल्ड है तो इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा टाइटली कॉइल्ड, है ना, क्योंकि ये लूजली कॉइल्ड है यू क्रोमैटिन, तो हेटेरोक्रोमैटिन कैसा होगा? टाइटली कॉइल्ड, ठीक है। अगर ये लूजली है तो ये टाइटली होगा। अगर ये एक्टिव है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो दिस विल बी इनएक्टिव, ठीक है। ये कैसा होगा? इनएक्टिव होगा, ठीक है। ये कैसा होगा? इनएक्टिव। हेटेरोक्रोमैटिन वाला इनएक्टिव होगा। अगर ये लाइटली स्टेन था, लाइटली स्टेन क्यों था? क्योंकि देखो फिर से गैप यहां ज्यादा है, कलर सारा नीचे गिर जाएगा, थोड़ा बहुत कलर फिंगर पे रहेगा, तो ये लाइटली स्टेन था। अब सोचो ये कंडीशन, ये देखो टाइटली है ना, टाइटली कॉइल्ड है, ये वाला टाइटली कॉइल्ड है, तुम ऊपर से कलर डाल रहे हो तो सारे कलर्स मेरे फिंगर पे आकर जमा हो जाएंगे, और मेरे फिंगर पे अधिक से अधिक कलर जमा हो जाएगा, तो मेरे फिंगर्स कैसा दिखाई पड़ेंगे? गाढ़े कलर के, है ना। तो अगर फिंगर को हटाओ और क्रोमैटिन को लाओ, और क्रोमैटिन टाइटली कॉइल्ड है तो ऊपर से कलर डालो, तो सारे के सारे कलर्स क्रोमैटिन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इसलिए यहां पर जो यहां लाइटली स्टेन था, यहां क्या हो जाएगा बताओ? यहां हो जाएगा डार्कली स्टेन, डार्कली स्टेन्ड, ठीक है। ये यू क्रोमैटिन था और वो क्या होगा? हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। तो यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बीच ये कुछ डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको और फील आ जाए, दैट्स वाई मैं यहां पर कुछ और बना रहा हूं। जैसे देखो, अगर ये ऐसे कॉइल्ड है देखो, ठीक है, और एक और बनाते हैं आओ, इस तरह से। तो देखो ये लूजली कॉइल्ड है ना, ये क्या है? लूजली कॉइल्ड है, दिस वन इज लूजली कॉइल्ड, लूजली कॉइल्ड, कॉइल मतलब ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है, फोल्डिंग हुई है, राइट।
और ये कैसा है, दिस इज टाइटली कॉइल्ड, टाइटली कॉइल्ड। जब लूजली कॉइल्ड होगा तो बीच में गैप अधिक है, देखो गैप दिख रहा है, ये गैप है, गैप, ये गैप है, तो इन गैप के थ्रू कलर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इसके पास बड़ा ही कम कलर एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए ये हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा, हल्का हल्का मतलब लाइटली स्टेन्ड दिखाई पड़ेगा। जबकि इसको देखो, इसके बीच गैप बड़े कम है, तो जितना भी कलर डालोगे लगभग सारे कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए ये डार्कली स्टेन्ड दिखाई पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो अभी बचा है एक चीज, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो क्या लिखा है, क्रोमैटिन, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्रोमैटिन विच इज एक्टिव ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा क्रोमैटिन जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक्टिव हो वो कौन है, तो देखो कौन आंसर होगा, एक्टिव ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो यू क्रोमैटिन है, तो ये रहा यू क्रोमैटिन आंसर। क्लियर है बात, ठीक है, एक बार पॉज करो और इस चीज को कॉपी कर लो। चलो कर लिया, आगे बढ़ा जाए। अब देखो फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लूजली कॉइल्ड क्रोमैटिन कौन है, तो लूजली लालू, लूजली लालू, याद रखो लालू को, यू क्रोमैटिन, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ट्रांसक्रिप्शन बता देते हैं आपको, ट्रांसक्रिप्शन क्या है देखो, तो ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ोगे जेनेटिक्स के सेकेंड चैप्टर में, जहां पर क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, है ना, तो डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आओ, अभी के लिए बस आप लिख लो, इट इज द प्रोसेस वेयर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से बनता है एमआरएनए, बनता है डीएनए से, ठीक है, तो अगर हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, समझ गए बात, तो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। तो सवाल ये था, तो सवाल तो यहां नहीं था, बस एक चीज थी कि इसमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक्टिव रहता है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यू क्रोमैटिन जो है इट इज एक्टिव ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाने का जो काम है वो कौन करेगा, डीएनए से आरएनए बनाने का काम यू क्रोमैटिन करेगा, हेटेरोक्रोमैटिन नहीं कर पाता है, ठीक है। फिलहाल यहां पर लूजली कॉइल्ड पूछा था, आंसर है यूक्रोमैटिन। आगे बढ़ा जाए, इसे कॉपी करो और आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखना कि इसको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में, जब एक चैप्टर आएगा जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर 2 क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, 2 क्लास पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, डिटेल्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बस डेफिनेशन से काम चला रहे हैं, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, ठीक है, जब इसका काम आएगा तब इसको पढ़ा जाएगा। आओ आगे बढ़ा जाए। क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म, ये कल पढ़ाया था कि जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस करके इनिशियल क्रोमोसोम बनाता है, राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनिशियल क्रोमोसोम। चलिए आगे बढ़ा जाए। द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए क्या है, जीन, और जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो है जंक डीएनए, तो फंक्शनल पार्ट जीन। अगला सवाल, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड, ऑल्टरनेटिव फॉर्म का नाम क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म का नाम होता है अलील, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड अलील। नेक्स्ट देखो, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच अ प्रोजेनी डिफर्स, प्रोजेनी मतलब बच्चा जो होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है, तो व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, किसमें, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच जो बदलाव आ रहे हैं उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच अ प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स से डिफर करता है प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चा, ठीक है। कैपिटल टी इज क्या होगा बताओ, डोमिनेंट, इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है, देखो डोमिनेंट एक अच्छा वर्ड है यूज करने के लिए। तो नीट में क्या होगा, आपको 2 ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो सेम टू सेम लग रहे होंगे, तो वहां पर जो ज्यादा अच्छा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, आपको वो टिक करना है। तो यहाँ पर डोमिनेंट जो है ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है हमको एक्सप्रेसिव से, तो एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव होता है बट ज्यादा अच्छा कौन है, ये, तो दोनों में से कोई अगर एक चूज करना हो
तो हम डोमिनेंट को चूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाइट ऑफ स्टेम क्या है? हाइट ऑफ स्टेम इज अ ट्रेट? नो, हाइट ऑफ स्टेम इज अ कैरेक्टर। और इस हाइट के दो फॉर्म हो सकते हैं। हाइट ऑफ स्टेम एक कैरेक्टर है, देखो, हाइट ऑफ स्टेम इज अ कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, याद आ रहा है? ट्रेट नंबर 1 और ट्रेट नंबर 2। तो एक ट्रेट ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है, ठीक है, एक ट्रेट डोमिनेंट होता है और दूसरा ट्रेट रिसेसिव होता है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट है, हाइट के लिए जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है यहां पर? वो है यहां पर टॉलनेस, ठीक है। और जो रिसेसिव का केस है यहां पर वो क्या है? डॉर्फनेस। दोनों ही हाइट के अलग अलग ट्रेट्स हैं। तो हाइट ऑफ स्टेम इज अ कैरेक्टर। क्लियर है बात? चलो चलो, तो ये था कल का जो भी हम लोग पढ़े थे उसका एक छोटा सा रिवीजन और असाइनमेंट का डिस्कशन। ठीक है, आज हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश टॉपिक के ऊपर, और वर्क्स ऑफ मेंडल से शुरू किया जाएगा बात। ठीक है, तो वर्क्स ऑफ मेंडल में सबसे पहले शुरू करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, इनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? देखो, मेंडल के पहले कोई जेनेटिक्स का ब्रांच बायोलॉजी में नहीं था। तो पहली बार मेंडल ने कुछ काम किया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्क्स ऑफ मेंडल। और इस काम के बदौलत, इस काम की वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, क्योंकि इन्होंने ही एक नई ब्रांच की स्थापना की थी। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स पहले कभी हुआ नहीं करता था, पहली बार इसके ऊपर स्टडी मेंडल साहब ने की थी। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। ओके, तो मेंडल ने जो काम किया था ये किसके ऊपर किया था? तो मेंडल ने जो काम किया था वो किया था पी प्लांट के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर गार्डन पी। ठीक है, क्या लिखेंगे? गार्डन पी, गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम आप याद कर लो, पाइजम सेटाइवम। ठीक है, पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड या इसका जो वर्क जो उसने काम किया था इन्होंने, इनका टाइम पीरियड कितना है? तो इनका जो टाइम पीरियड है ये है 1856, 1856 टू 1863। ठीक है, 7 इयर्स तक, 7 साल इन्होंने इस पर, अपने जीवन के 7 साल यहां पर इन्होंने बिताए, और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पाइजम सेटाइवम गार्डन पी के ऊपर। सवाल उठता है कि ये एक्सपेरिमेंट का नेचर कैसा था? ठीक है, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे आ सकते हैं, देखो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने सबको पॉइंट आउट करके लिख दिया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के रूप में तुमसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिया है। तो नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, क्या नेचर था उसका? तो यार ये था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या था ये? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्रॉसिंग की थी, एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था? यहां पर क्रॉसिंग की थी। तो ही, मतलब मेंडल फर्स्ट परफॉर्म्ड, पहली बार इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट परफॉर्म किया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे किया। ठीक है, क्रॉस कराए थे दो अलग अलग प्लांट्स के बीच। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इट वॉज फॉलोड बाई, पहले क्रॉस पॉलिनेशन कराया और फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया। इट वॉज फॉलोड बाई, पहले क्रॉस पॉलिनेशन और उसको फॉलो किया, मतलब इसके बाद क्या किया? इट वॉज फॉलोड बाई सेल्फ पॉलिनेशन। इट वॉज फॉलोड बाई सेल्फ पॉलिनेशन। समझे बात? ओके, तो ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद मेंडल ने क्या ऑब्टेन किया? तो मेंडल ने ऑब्टेन किया ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ठीक है, या फिर इनको कहते हैं प्योर ब्रीडिंग लाइन। तो ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस या प्योर ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? ठीक है, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो होती हैं इसके अंदर कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है लंबे समय तक, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लंबे समय तक देयर इज नो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है? व्हाट आर ट्रू ब्रीडिंग लाइंस? हम लोग लिख सकते हैं देयर आर नो
क्रॉस पॉलिनेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है यहां से जो बन रहा है वो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का है, उसमें कोई डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस नहीं प्रेजेंट है। तो डिटेल्स आपको जब करवाएंगे हम लोग क्रॉस कराकर आपको दिखाएंगे, फिलहाल अभी आप बस समझ लो कि ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, एक प्रकार से जहां क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है लंबे समय तक। ठीक है, डिटेल्स आने वाले एक लेक्चर्स में आपको मिलेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाया जाए। ठीक है, अच्छा तो मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑब्टेन किए थे? इसका आंसर है 14। अभी के लिए इस पॉइंट, इस पार्ट पर अभी के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको बस समझना है इंट्रोडक्शन के रूप में इसको। ठीक है, इसके ऊपर डिटेलिंग आपको मिलेगी जल्दी, तो उसके लिए परेशान मत होना। अभी बस आप जो मैंने यहाँ लिखा है उसको अपने माइंड में डालो कि इन्होंने कब कब काम किया था, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, इनका पूरा नाम क्या था। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस मतलब दो अलग अलग वैरायटी के बीच मेटिंग कराना, सेल्फ मतलब सेम टाइप के वैरायटीज के बीच मेटिंग कराना। ठीक है, तो अगर हम लंबे समय तक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराते हैं तो उससे जो ऑस्प्रिंग्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। समझे बात? और डिटेल्स बाकी है बाद में। ठीक है, अच्छा ऐसे कितने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस थे अपने पास? तो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आइए इसे कॉपी करें और आगे बढ़े। चलिए, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? अब मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, मैंगो प्लांट को क्यों नहीं चूज किया? ठीक है, तो सवाल तो आ सकता है आपके मन में, तो आइए इसके जवाब लिखे जाए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ रीजन लिख रहा हूं, रीजंस ऑफ चूजिंग पी प्लांट। पी प्लांट को क्यों चूज किया गया उसके कुछ कारण यहां दिए गए हैं। जैसे नंबर 1, ठीक है, तो पहला कारण, पी प्लांट वॉज, गार्डन पी की बात हो रही है, पी प्लांट वॉज इजिली अवेलेबल, बड़े ही आराम से मिल जाता था। इसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत ही आराम से मिलता था। ठीक है, तो उसको कहीं से भी आराम से आप सीड इसके ला सकते हो बाजार से और उसको ग्रो करा सकते हो। ठीक है, तो पी प्लांट वॉज इजिली अवेलेबल, पी प्लांट बड़े ही आराम से अवेलेबल था। ठीक है, चलिए दूसरी पॉइंट, इसका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था। तो इसके पास क्या था? शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ स्पैन था वो 1 से 2 महीने के अंदर था। ठीक है, 1 to 2 months इसका लाइफ स्पैन था। ठीक है, तो यार क्या होता है ना कि अगर किसी का लाइफ स्पैन छोटा होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अगर बहुत छोटा सा है, तो क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर तुम स्टडी लंबे समय तक कर सकते। इमेजिन करो एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका लाइफ स्पैन है 100 साल। ठीक है, तो देखो 100 साल तक अगर तुम स्टडी करोगे एक ऑर्गेनिज्म की, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, समझना बात को, और इसका लाइफ स्पैन है 100 साल, मतलब 100 साल लगेगा एक जनरेशन से इसके दूसरे जनरेशन में जाने में। मतलब इसके जो बच्चे होंगे वो भी 100 साल जिएंगे, उनके बच्चे और 100 साल जिएंगे। तो उनको उनको अगर 5-6 जनरेशन तक स्टडी करना है, मतलब इसके बच्चे फिर इसके बच्चे फिर इसके बच्चे, एक के बाद एक मल्टीपल जनरेशन है, मान लो जनरेशन समझते हो, जैसे दादाजी, पापा जी, तुम अपने आप को समझ लो, तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, ये सब जनरेशन जा रहा है। तो सोचो 5 जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो 500 साल के आसपास लग जाएगा, एटलीस्ट 400 साल तो लग ही जाएगा। तो 400 साल तक तुम कितने जनरेशन पढ़ पाए? तुम बस 4-5 जनरेशन ही पढ़ पाए 400 साल में, है ना? बट अगर लाइफ स्पैन छोटा होता, ठीक है, अगर लाइफ स्पैन छोटा होता कुछ इस तरह से 1 से 2 महीने का, तो 5 जनरेशन को स्टडी करने के लिए बस 5 से लेकर 10 महीने लगते, है ना? तो 1 साल के अंदर ही 5-6 जनरेशन लोग निपटा देते, और यहाँ 5 से 6 जनरेशन स्टडी करने के लिए 500 साल लग जा रहे हैं। सोचो, तो ऑब्वियसली इसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम है। 500 साल तक कौन ऑब्जर्वेशन लेगा? एक इंसान तो 500 साल जी नहीं सकता। तो हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसका लाइफ स्पैन छोटा होता हो, ताकि अधिक से अधिक डेटा कम से कम समय में हम लोग बना सके। ठीक है, अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में मिल सके, इसलिए हमको ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका कितना था? 1 से 2 महीने का था बस। ठीक है, इसीलिए इसको चूज किया गया। चलो तीसरा नंबर आते हैं,
तो जैसे कि एक चीज और समझ लो, शॉर्ट लाइफ स्पैन आपको आगे जाकर और मिलेगा कि इसके पास, जैसे आपने पढ़ा कि पी प्लांट के पास शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ऐसे एक और ऑर्गेनिज्म आगे जाके मिलेगा जेनेटिक्स में ही, आगे जाकर लगभग 10 लेक्चर के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो 10 लेक्चर के बाद लगभग आपको एक और ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ड्रोसोफिला। उसका भी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है, और वहां भी सेम रीजन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन याद रखना, क्योंकि लंबे समय तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको ऑर्गेनिज्म छोटा लाइफ स्पैन वाला चाहिए, ठीक है, ताकि बहुत सारा डेटा मिल सके। तो इसको भी लिख ही लेते हैं आओ। शॉर्ट लाइफ स्पैन 1 to 2 months, because it provides large number of या large amount of डेटा, ठीक है। डेटा मतलब जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स, कि ये एक्सपेरिमेंट किए तो क्या रिजल्ट मिला, कुछ और करते तो क्या मिलता, ठीक है, ये डेटा होता है एक्सपेरिमेंट का। बिकॉज इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में अधिक अधिक डेटा मिलता है। ओके, चलो ये हो गया शॉर्ट लाइफ स्पैन का इंपॉर्टेंस। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो थर्ड पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। देखो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं, कल आपको मैंने ट्रेड्स के बारे में पढ़ाया था। ट्रेड्स क्या होते हैं याद करो, देखो ट्रेड्स याद आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टॉल डॉर्फ, टॉल एक ट्रेट है, डॉर्फ दूसरा ट्रेट है, टॉल एंड डॉर्फ दो ट्रेट है, और दोनों बिल्कुल अलग है, एक टॉल है और एक डॉर्फ है ना, तो दोनों अलग है, कॉन्ट्रास्टिंग है, डिफरेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग है, अलग अलग है। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर प्रेजेंट। अगर हम पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट के पास लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर थे, कितने थे और देखेंगे अभी, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर प्रेजेंट इन पी प्लांट, इसलिए उसको सेलेक्ट किया गया। कितने ट्रेट्स थे, 14 ट्रेट्स थे, ठीक है, 14 ट्रेट्स थे। अभी पढ़ेंगे इसको 14 ट्रेट्स बोलते हैं या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं, 7 पेयर भी बोलते हैं, और 7 पेयर ना लिखकर तुम अगर नंबर लिखना चाहो तो 14 भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, क्लियर है बात। चौथा नंबर, अब देखो लास्ट पॉइंट इसके लिए हम लिखेंगे कि ये बाइसेक्सुअल होता है, ई प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। देखो बाइसेक्सुअल का क्या फायदा है, ई प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मेल मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन्स भी है, मेल भी है फीमेल भी है, मतलब चाहे तो हम इसके मेल फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए, मेल पार्ट का इस्तेमाल करते हुए क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। और चाहे तो सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, अपना ही मेल फ्लावर और अपने ही फीमेल फ्लावर के बीच पॉलिनेशन, ठीक है। अभी आप परेशान मत हो, आप बस लिखो कि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, पी प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ऐसे लिख लो, क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जब समय आएगा तो करेंगे, ठीक है, अभी समय नहीं आया है, तो फिलहाल आप बस लिख लो कि ये बाइसेक्सुअल होता है, अभी इसको डिटेल में समझाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, अभी बस आप लिख लो जैसे बोल रहे हो वैसे करो। तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स, पी प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल प्लांट्स, इसमें लिख लेंगे हैविंग बोथ, क्या, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, ठीक है, इसमें मेल पार्ट्स भी हैं और फीमेल पार्ट्स भी हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम, सो इट कैन बी यूज्ड, फॉर बोथ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है आने वाले क्लासेस में आपको समझ में आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अभी के लिए बस आप जो लिखवा रहे हैं इसको अभी लिख लो और याद करने की कोशिश करो, ठीक है, आने वाले क्लासेस में आपको क्लियरली एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा कि ये सेल्फ पॉलिनेशन और वो क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक बार कॉपी कर लो इसको। तो ये सब रीजन थे ऑफ चूजिंग पी प्लांट। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बाय मेंडल,
तो कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, आइए स्टडी किया जाए। ओके, तो हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैरेक्टर्स को लिखना है पहले, ठीक है। ये ट्रेट लिखा हुआ है, डोमिनेंट ट्रेट। लाइट चला गया यार। ओके, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल, देखो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स अपने पास 7 ही होंगे, और ट्रेट्स कितने होंगे, हर कैरेक्टर का एक पेयर होगा, हर कैरेक्टर का एक पेयर होगा, ठीक है। यहाँ ट्रेट लिख लिया जाए। जैसे आप देखो, समझने की कोशिश करो। यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट कैरेक्टर, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर हो गया आपका स्टेम हाइट, ठीक है। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट पहला कैरेक्टर। तो हाइट दो प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है टॉल, एक हो सकता है टॉल, और एक हो सकता है ड्वार्फ, ठीक है, या शॉर्ट, ठीक है। तो हाइट दो प्रकार से ट्रेट शो कर सकता है, टॉल एंड ड्वार्फ। इसी तरह से अगर हम यहां लिखें नेक्स्ट, फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन के बारे में बात करें, ठीक है। तो फ्लावर की पोजीशन देखिए ध्यान से, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पर। मान लो ये प्लांट की एक्सिस है, ठीक है, और प्लांट की एक्सिस से यहां यहां से फ्लावर्स निकल रहे हैं। फिर से बनाते हैं एक, मान लो ये प्लांट की एक्सिस है, और हम यहाँ फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। तो देखो फ्लावर्स मान लो यहां पर है, ठीक है, या फिर इसको हटाओ। फ्लावर्स मान लो यहां पर फ्लावर है एक, ठीक है, एक फ्लावर यहां है ऐसे, ये दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है, ठीक, ये चौथा फ्लावर है, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो प्लांट की एक्सिस पर पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो एक्सिस। बट इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसके जो टर्मिनल पोजीशन है, व्हाट इज टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन होता है सबसे एंड वाला पोजीशन, आखिरी पोजीशन। तो सबसे आखिरी पोजीशन पर एक फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को या इस प्रकार के प्लांट को हम नाम देते हैं, ऐसा प्लांट जिसके पास क्या हो, टर्मिनल फ्लावर हो, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, जहां पर फ्लावर कहां पर प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन पर, अंत में प्रेजेंट है, प्लांट की एक्सिस जहां खत्म हो रही है वहां पर प्रेजेंट, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर कहां पर है, ये एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक है। ये क्या है, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ये प्लांट की एक्सेस पर पाया जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऐसा फ्लावर जो प्लांट की एक्सेस पर पाया जाए, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, और ऐसा फ्लावर जो प्लांट के टर्मिनल एंड पर भी पाया जाए, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल, ठीक है। तो अब उसको लिख लिया जाए। तो फ्लावर पोजीशन दो तरह का हो सकता है, क्या क्या, एक हो सकता है एक्सियल, ठीक है, एक हो सकता है एक्सियल या एक्सियल, ठीक है, और एक होता है टर्मिनल या फिर टर्मिनल, ठीक है। तो इसमें से डोमिनेंट कौन सा है, ये वाला, और ये है रेसेसिव, ठीक है। आइए अगला लिखा जाए। तो नेक्स्ट है नंबर 3। तो नेक्स्ट लिखते हैं फ्लावर का कलर, ठीक है। तो फ्लावर का जो कलर होता है, देखो आपको दिख रहा है पर्पल या वॉयलेट कलर का, वॉयलेट कलर जो डोमिनेंट ट्रेट है इसका, डोमिनेंट, ये एक्सप्रेस करेगा वॉयलेट। और किसी किसी केस में जो फ्लावर होता है ये होता है व्हाइट, ठीक है। तो ये रेसेसिव ट्रेट हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिख रहे हैं पॉड, ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं पॉड। तो पॉड का जो शेप होगा, पॉड क्या होता है यार, देखो पॉड का मतलब हो गया जैसे कि जो मटर होता है, मटर, ठीक है, मान लो एक मटर बनाया जाए, आओ, ये मटर का, जब आप मटर खरीदते हो बाजार से, तो मटर का जो जो छिलका होता है दैट इज कॉल्ड पॉड, ठीक है, जो कवरिंग होती है मटर की दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। उसको खोलेंगे जब आप, तो इसके अंदर आपको मटर के दाने मिलेंगे, राइट, ऐसे जब उसको खोलोगे तो अंदर मटर के दाने मिल जाएंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं पॉड। तो पॉड का जो शेप होता है ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है फूला हुआ या स्मूथ, फूला हुआ मतलब इन्फ्लेटेड, ठीक है, या इसको स्मूथ भी कहते हैं, स्मूथ, ठीक है, फूला हुआ, ओके। और एक होता है सिकुड़ा हुआ, जैसे देखो आपको फूला हुआ दिख रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड, यहां पे पहले लिख लिया जाए। दूसरा वाला क्या होता है, सिकड़ा हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, मुरझाया हुआ टाइप, ठीक है। जैसे मैं बना के दिखा दूं, लाइक अगर मैं बनाऊं इस तरह का, तो दिस वन इज इन्फ्लेटेड, ठीक है, दिस इज इन्फ्लेटेड। सिमिलरली अगर ये ऐसे सिकुड़ा हुआ है, सोचो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड। समझ रहे हो बात, ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया पॉड का शेप। अगला है पॉड का कलर। तो ये जो मटर का जो जो छिलका है, कवरिंग है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, या फिर ये येलो कलर का हो सकता है, ठीक है। तो डोमिनेंट वाला कौन सा है, ग्रीन, और रिसेसिव वाला कौन सा है, येलो, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका सीड, ठीक है, नेक्स्ट आता है सीड। तो सीड का शेप, ठीक है, और एक आता है सीड का कलर, ठीक है। सीड का शेप और सीड का कलर, पहले मैं सीड की शेप के बारे में डिस्कस कर लूं। तो सीड क्या होती है, मटर जो होता है, मटर, मटर का दाना, वो सीड है, ठीक है। तो सीड दो प्रकार का हो सकता है कि जो सीड है वो ऐसे राउंड हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो ऐसे मुरझाया हुआ हो इस तरह से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे राउंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, राउंड। तो मैं यहां लिख रहा हूं राउंड, ठीक। और अगर मुरझाया होगा तो बोलेंगे रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड। यार जो मुरझाया हुआ है वो रिंकल्ड, जो नॉर्मल है वो राउंड। तो ये देखो राउंड हो गया इस तरह से, दिस वन इज राउंड, ठीक है, ये मटर का दाना राउंड है, ठीक है। अच्छा, और अगर मुरझाया होगा तो ऐसा होगा, देखो, ये राउंड है, एंड ये मुरझाया हुआ है, रिंकल्ड है, ठीक है, इस तरह से। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका सीड का कलर, सीड शेप और फिर सीड का कलर। तो सीड का कलर दो हो सकता है, एक हो सकता है डोमिनेंट जो कि येलो होता है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कलर है सीड का वो है येलो, और जो रेसेसिव कलर है वो है ग्रीन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो येलो वाला जैसे कि मान लो ये हम बना रहे हैं, तो यहां पर आप बना लो, जैसे ये देखो येलो सीड कलर इस तरह से, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रेसेसिव। दोनों ही राउंड है, यहाँ पे हम कलर की बात करें, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गए आपके पास 7 कैरेक्टर्स, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ट्रेट कितने हुए, देखो हर कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं, तो 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेड्स होंगे, 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। मैं गिनूं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ट्रेड्स हैं, या तुम इसको 14 ट्रेड्स बोल लो, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो जाएंगे, एक मिनट, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो गए, ट्रेड्स नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए 14, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स 14 हो गए। इसी को हम क्या लिखेंगे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। पेयर में बोलोगे तो 7 पेयर है, 7 जोड़े हैं, है ना। देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 6 7, 7 जोड़े हैं, ठीक। और अगर नंबर की बात करें तो पूरा मिलाकर 14 इन नंबर है। तो दोनों अलग चीजें, एक नंबर की बात हो रही है और एक पेयर की बात हो, क्लियर है बात, इसे कॉपी करो, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो डिटेल्स ऑफ मेंडल्स वर्क। तो मेंडल ने कुछ काम किया था, उनकी डिटेलिंग यहां लिखी हुई है, एक बार इसको समझते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको याद करना है। तो आइए देखा जाए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो मेंडल ने लार्ज नंबर ऑफ पी प्लांट ग्रो किए अपने गार्डन में, उनके पास एक गार्डन था, तो उस गार्डन में बहुत सारा पी प्लांट उगा दिए वो, ठीक है। तो क्या पाया, जब बहुत सारे पी प्लांट ग्रो करोगे लार्ज नंबर, तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो भी तो मिलेगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या होता है, देखो बहुत सारे प्लांट्स, मान लो 1000 प्लांट उन्होंने ग्रो किए, 1000 प्लांट मान लो, समझने के लिए बता रहे हैं, 1000 प्लांट ग्रो की, उसमें से उन्होंने पाया कि 900 प्लांट, 900 प्लांट ऐसे हैं जो टॉल है, मान लो ऐसा है, ठीक है, और 100 प्लांट ऐसे हैं जो डॉर्फ है, ठीक है। मान लो ऐसा हुआ कि उसमें डेटा कलेक्ट किया कि 700 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास जो फ्लावर है वो एक्सियल है या एक्सियल है, ठीक है, और बचे हुए 300 ऐसे हैं जिसके पास फ्लावर टर्मिनल है,
ठीक है। मान लो एक और डेटा लेते हैं, मान लो जो प्लांट्स 1000 प्लांट्स थे उसमें से 800 प्लांट ऐसे थे जिनके पास वॉयलेट कलर का फ्लावर था और 200 प्लांट ऐसे थे जिनके पास व्हाइट कलर का फ्लावर था। ठीक है, तो ये जो नंबर मैं बता रहा हूं ना कि 800 700 600 जो भी नंबर है यार, तो ये जो नंबर है दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। समझे बात? यही एक्सपेरिमेंटल डेटा किसने ऑब्टेन किया? मेंडल ने। तो अगर मेंडल लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट को ग्रो कराते तो उनको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिलता, अगर थोड़ा सा प्लांट ग्रो कराते तो थोड़ा सा डेटा मिलता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पी प्लांट को ग्रो कराया, इसीलिए उनके पास लार्ज डेटा मिला और वो डेटा यूज करके मेंडल ने अपने लॉ को प्रपोज किया जो आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा फर्स्ट पॉइंट। आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखो, मेंडल यूज्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स क्या होता है? ये मैथमेटिक्स का, मैथ्स का एक ब्रांच होता है। ठीक है, जिसमें हम नंबर का खेल खेलते हैं, नंबर गेम। ठीक है, नंबर्स को जोड़ते हैं, देखते हैं कि किस एरिया में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बोले कि तुमको मैंने बताया ना 1000 के अंदर 800 प्लांट्स ऐसे हैं मान लो जिसके पास कोई कैरेक्टर, कोई ट्रेट है। ठीक है, 200 के पास कुछ और ट्रेट है। ठीक है, 800 मान लो टॉल है, 200 मान लो डॉर्फ है। तो ये जो नंबर्स की बात हम लोग कर रहे हैं इसी को हम स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैट्स बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो मेंडल ने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो बात थी मेंडल की, जो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करने की बात थी और वो भी बायोलॉजी में, ये उनके आसपास जो साइंटिस्ट थे उनको पसंद नहीं आई। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां लिखा है, वो पढ़े। साइंटिस्ट एट दैट टाइम होगा, साइंटिस्ट एट दैट टाइम डिड नॉट सपोर्ट मेंडल। उस वक्त के साइंटिस्ट लोगों ने मेंडल का सपोर्ट नहीं किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट, क्या फैक्ट था? ही यूज्ड मैथमेटिक्स। उस जमाने के साइंटिस्ट बड़े ही कॉन्शियस थे बायो को लेकर। उन्होंने बोला कि यार बायो में मैथ्स का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। ठीक है, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसे वापस लो, और आपके एक्सपेरिमेंट्स को नहीं मानते। ऐसा उस वक्त के साइंटिस्ट ने मेंडल के साथ ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, और यही कारण था कि मेंडल ने अपने काम को 1865 में पब्लिश तो कर दिया था। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट्स में 7 साल लगे थे, 1856 से लेकर 1863, और पब्लिश कब हुआ था? 1865 में, याद रखना इसको। लेकिन इट रिमेन्ड अननोटिस्ड, किसी ने उसको भाव नहीं दिया। ठीक है, इवन आफ्टर हिज डेथ। वेरी सैड, उनकी डेथ के बाद भी उनके बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि उस वक्त के साइंटिस्ट लोगों ने उसको अप्रूव नहीं किया क्योंकि उन्होंने मैथ्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, बहुत ही अजीब सी बात है। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। दुनिया के एक कोने में क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दूसरे कोने में क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो कम्युनिकेशन गैप था एक तरह से। एक और बात भी थी कि डार्विन की थ्योरी उस वक्त बहुत पॉपुलर थी और लोग डार्विनियन थ्योरी पर बहुत विश्वास करते थे। तो मेंडल की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तो सारे कारण हैं जिसकी वजह से मेंडल की जो थ्योरी थी, मेंडल का जो जो भी लॉस थे वो बहुत समय तक अननोटिस्ड रहे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनकी डेथ के बाद देखो, 1865 में उन्होंने पब्लिश किया, कुछ साल के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद 1900 में, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो वो 3 साइंटिस्ट जो थे उन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया। तो अगला पॉइंट हमारा वही है, आइए देखा जाए। एक बार आप इस पॉइंट को नोटिस, सॉरी नोटिस नहीं, इस पॉइंट को कॉपी करो, फिर आगे बढ़। चलिए आगे बढ़ा जाए और कुछ पॉइंट्स और लिखे जाए। जैसे आइए, मेंडल्स वर्क्स, मेंडल के जो काम थे उनको रीडिस्कवर किया गया, वर रीडिस्कवर्ड। इनकी इनके कामों की रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवर्ड इन 1900s। ठीक है, 1900 में आके उनकी रीडिस्कवरी होती है। बाई, किसने रीडिस्कवर किया? नाम याद रखो, बाई 3 साइंटिस्ट, बाई 3 साइंटिस्ट। ठीक है, 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है, तो उनके नाम लिख लो आप। नंबर 1 कॉरेंस, ठीक है। नंबर 2 डीवरीज, ठीक है, डीवरीज। नंबर 3 जरमैक, ठीक है, जरमैक, जरमैक, जरमैक प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने, इन्होंने मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया। क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए,
तो उसके बाद अगर एक चीज और लिखनी हो मेंडल के बारे में तो हम लिख सकते हैं कि मेंडल ने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, ले भी लिख लो, मेंडल परफॉर्म्ड 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, आओ उसको लिख लिया जाए। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइड्रेट लिख दिया, सॉरी हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के साथ क्रॉस करा करा के देखेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैसे होता है, ठीक है। सिमिलरली ये डाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, तो यहां पर 1 जीन था तो यहां पर कितने जीन हो जाएंगे, 2 जीन हो जाएंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। समझिए बात, चलिए एक बार इसे कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉपी हो गया, चलो अब देखो आज जो हमने पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार एनसीईआरटी से समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या कहती है, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में क्या करो, आप एनसीईआरटी निकाल के बैठ जाओ, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है खरीदो ऑनलाइन डिस्क, उसको कहीं से भी निकालो, कुछ भी करो, बट आपके सामने होना चाहिए इसका, ठीक है। तो जो मैं मार्क कराऊंगा उसको मार्क कर लेना, ठीक है। आओ देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो आओ पढ़ा जाए यहां से। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच में, मतलब 1856, 1856 से 1863 के बीच की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी एग्जैक्टली ये मत लिखो बिकॉज मेंडल का काम पीछे लिखा होगा, यहाँ लिखा, ये रहा लिखा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। मिड 19th सेंचुरी में दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को समझने के लिए जो काम शुरू हुआ है वो कब हुआ है, मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है, मतलब 1850 से लेकर 1900 के बीच में, समझे, मिड 19th सेंचुरी। ओके, ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जोहान मेंडल का पूरा नाम है, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देखो हाइब्रिडाइजेशन इसका नेचर था, जो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने तुमको लिखवाया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किया था, गार्डन पी प्लांट पे किया था, फॉर कितने साल, 7 इयर्स, ठीक है, 1856 से लेकर 1863, याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है इस पर। एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब करने के बाद इन्होंने कुछ लॉज दिए जिसे हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, जब मेंडल ने अपने काम को मतलब अपने काम को किया, उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान देखो क्या हुआ, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस, उनके फाइंडिंग्स के दौरान, उनके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल, देखो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, मैथ्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। पहली बार मैथ्स का इस्तेमाल, स्टैट्स का इस्तेमाल, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। His experiments had a large sampling size, large amount of डेटा मिले उनको, बहुत सारे पी प्लांट ग्रो कराए, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा। जितना ज्यादा प्लांट का नंबर होगा, जितना ज्यादा सैंपलिंग साइज, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, सैंपलिंग साइज, जितने अधिक सैंपल होंगे उतना अधिक डेटा मिलेगा, जितना अधिक डेटा मिलेगा उतना अच्छा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो द कंफर्मेशन of his inferences from experiments on successive generations of his test plant proved that his results pointed to general rules। मतलब कि ये सिंपल क्या बोलना चाह रहा है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए और उससे जो इन्फरेंस निकला, उससे जो कंक्लूजन निकला, ठीक है, एक के बाद एक बहुत सारे जनरेशंस में, सक्सेसिव जनरेशंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे जो रिजल्ट या कंक्लूजन निकला, इन्फरेंस निकला, उसने ये प्रूव कर दिया कि इनके जो रिजल्ट्स थे पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनके जो रिजल्ट्स थे वो एक्चुअली रूल्स थे,
एक्चुअली नेचर में ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जस्ट कोइंसिडेंस की बात की थी, ठीक है। वो अनसब्सटैंशिएटेड आइडियाज नहीं थे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिना कोई लॉजिक की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई सब्सटेंस ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, ऐसा नहीं था। उनके एक्सपेरिमेंट फुल प्रूफ थे, ठीक है। उनके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही थे, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। उस जमाने के साइंटिस्ट लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बाद में मालूम पड़ता है कि उन्होंने जो भी बात कही थी सही कही थी, कुछ खराब नहीं कहा था, ठीक है। तो उनके पास उन्होंने क्या बताया, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बताया, ठीक है। और मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स, मेंडल ने कैरेक्टर्स की स्टडी की। किसमें, गार्डन पी प्लांट में। कितने कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स थे, याद है, 7 कैरेक्टर थे। और हर कैरेक्टर के पास दो ट्रेट था, पेयर ऑफ ट्रेट थे, राइट। तो 7 कैरेक्टर थे that were manifested as 2 opposing traits, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, 2 अपोजिंग ट्रेट। देखो लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स है एनसीईआरटी की, इसी को सिंपल करना, ठीक है। हमारे पास कितने कैरेक्टर थे, 7, और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे, ठीक है। तो 2 अपोजिंग ट्रेट्स, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 अपोजिंग ना लिखकर मैं लिख सकता हूं कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। जैसे जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है, याद करो हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट हाइट के 2 ट्रेट है, टॉल या फिर डॉर्फ, ठीक है। हाइट इज ए कैरेक्टर दैट कैन हैव 2 ट्रेट्स, टॉल और डॉर्फ, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही येलो और ग्रीन सीड्स, ये क्या है, ट्रेट है। देखो येलो एक ट्रेट है, ग्रीन भी क्या है, ट्रेट है। तो ये किसका है, ये है सीड का कलर का, याद आया। सीड कलर येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है ना। ओके, दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। इतना डेटा देखने के बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ प्लांट्स टॉल हैं, कुछ प्लांट्स डॉर्फ हैं, कुछ प्लांट्स की जो सीड्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स येलो कलर के हैं। तो इतना वाइड वैरायटी ऑफ डेटा जब उन्होंने देखा, इतना सारा डेटा उन्होंने जब देखा, तो उससे क्या अलाउ किया उनको, मतलब उनको क्या मिला उससे, उससे उनको मिला बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, रूल के कुछ नियम बना दिए, एक पूरा पूरा उनके पास सेट आ गया रूल्स का, ठीक है, जो कि इनहेरिटेंस को गवर्न करता है। मतलब इनहेरिटेंस के जो रूल्स होते हैं कि पेरेंट्स अगर मान लो टॉल या डॉर्फ हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे, ठीक है। ये जो जो बच्चे का जो कैरेक्टर है किस चीज पे डिपेंड करता है, नियम पे डिपेंड करता है, प्रकृति के नियम पे डिपेंड करता है ना, नेचर के नियम पे डिपेंड करता है कि जेनेटिक्स किस तरह से होगा, ठीक है। कोई इंसान अगर गोरा है या काला है, ठीक है, या कोई लंबा है या बौना है या कम हाइट का है, या जो भी कैरेक्टर्स जिसके पास भी है, किसी की आंखें नीली हैं, किसी की भूरी है, ब्लैक है, जो भी है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कहां से आ रहे हैं, पेरेंट से आ रहे हैं। तो वो किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, उसके कुछ नियम हैं, और वही नियम मेंडल साहब ने दिए थे, ठीक है। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो जो नियम है उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, ठीक है, विच वॉज एक्सपैंडेड ऑन बाई लेटर साइंटिस्ट। इन नियमों को आगे जाकर और भी एक्सपैंड किया गया और भी बढ़ाया गया, आगे आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने इसको और बढ़ाया, ठीक है, टू अकाउंट फॉर द ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन। जो भी हम लोग आसपास अपने डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं, व्हाट इज डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है, किसी की आईज ब्लू कलर की है, किसी की ब्राउन कलर की है, ठीक है, किसी का हेयर स्ट्रेट है, किसी का कर्ली है, किसी के नोज लंबे हैं, किसी के नोज पतले हैं, किसी के जो ईयर ये पिना है ये फ्यूज्ड है, किसी के फ्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये सिंपल तो है नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स चीज है। तो इसको ही समझने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत है, और वो रूल्स किसने शुरू किए थे, मेंडल ने किए थे। और उसको एक्सपैंड किसने किया, आगे आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने उसको एक्सपैंड किया। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद देखो, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। देखो मैंने इस क्लास की शुरुआत में लिखवाया था कि नेचर क्या था उनके क्रॉस का, तो मैंने लिखा था कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, राइट। और वो जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो 2 तरह का था, एक था क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम क्या लिखा है, देखो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और बाद में आगे जाकर इस क्रॉस पॉलिनेशन के बाद सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, जो नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा मे बी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है लंबे समय तक, ठीक है। अच्छा,
तो देखो क्या लिखा है, अ ट्रू ब्रीडिंग, ओके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, ये रहे, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है, हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो वैरायटी है प्लांट की जिसके अंदर लगातार क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जहां पर बाहर से कोई जीन्स नहीं आते हैं, एक प्लांट के अंदर ही मेल फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है, और उसी में बार बार क्रॉस कराते हैं, ठीक है, देखेंगे इसको भी बाद में देखेंगे, अभी बस समझ लो सेल्फ पॉलिनेशन में कोई बाहर से जीन्स नहीं आते, ठीक है, सेम टाइप के जीन्स बार बार रिपीट होते हैं। अगर सेम टाइप के जीन्स बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होंगे तो उससे क्या ऑप्टेन होगा, उससे ऑप्टेन होगा ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, क्लियर है बात, ओके। तो हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सो शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सब, मतलब ये इसकी फायदे हैं कंटिन्यूस, अगर तुम कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस मिलेगा। मतलब स्टेबल क्या होता है, स्टेबल मतलब इसमें म्यूटेशंस नहीं होंगे, ठीक है, चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, वेरी लिटिल चेंजेस आएंगे, वेरी लिटिल चेंजेस विल बी ऑब्जर्व, वेरी लिटिल चेंजेस विल बी ऑब्जर्व, ठीक है, देखेंगे इसको कैसे ये चेंजेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंडल सेलेक्टेड कितने ट्रू ब्रीडिंग थे, देखो 14 थे, ये भी हम लोग डिस्कस किए, तो वही मैंने पॉइंट वाइज सिंपल करके स्टार्टिंग में लिख दिया था, जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। आप जो आज की क्लास का नोट्स का पहला जो स्लाइड है, ठीक है, जो आपने नोट्स में बनाया होगा उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि मैंने सब चीज का समरी वहां पर लिख दिया था, ठीक है। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज एज पेयर्स, पेयर्स के रूप में होते हैं, तो कितने पेयर होंगे, 7 पेयर होंगे। नंबर पूछे तो कितना बोलोगे, नंबर ये है 7 पेयर है और 14 नंबर है, ठीक है, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे मान लो मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक प्लांट है, समझना चीज को, ठीक है, एक और प्लांट है, ठीक है, तो यार ये देखो ये जो प्लांट दिख रहा है इसमें 13 कैरेक्टर्स, सॉरी 13 ट्रेट्स ऐसे हैं, 13 ट्रेट्स ऐसे हैं, इसमें भी 13 ट्रेट्स ऐसे हैं जो सेम है, ठीक है। 13 ट्रेट्स का क्या मतलब है, ये देखो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 13, ठीक है, सेम होंगे दोनों प्लांट में, दो प्लांट चूज कर लो, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, दोनों प्लांट में 13 ट्रेट्स सेम है, कोई एक डिफरेंट है। मान लो एक प्लांट में जो फ्लावर है वो वॉयलेट कलर का है, मान लो इसके जो फ्लावर्स हैं वो वॉयलेट कलर के, ठीक है, और जो दूसरा फ्लावर है, दूसरा प्लांट है सॉरी, उसमें जो फ्लावर्स हैं वो व्हाइट कलर के, ठीक है। इस डिफरेंस को अगर छोड़ दिया जाए, फ्लावर के कलर को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो भी चीजें हैं जैसे कि स्टेम हाइट, देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है, दोनों सेम है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर कलर कैसा है, अलग अलग है, यहाँ पर एक्शियल है, ठीक है, यहाँ भी कैसा है, एक्शियल है, तो बाकी सारे सेम है, ठीक है, बस एक का अंतर है, ओके, यही बात हो रही थी। आओ इधर आओ वापस, तो कहाँ थे हम, हाँ, तो 7 पेयर है सब, ये तो हो चुका था, इधर आ जाओ, हाँ, अच्छा ये रहा, तो एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर में फर्क था विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। अच्छा 14 में 13 जो बोला मैंने, एक मिनट रुको, फिर से बोलना पड़ेगा पूरा, कोई नहीं, तो आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ओके।
तो एक बार फिर से देखते हैं, देखो। तो देखो क्या लिखा है, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स। इसको नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं यहां से। तो मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस पर इसको बार बार किया गया। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस आप समझ चुके हैं। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या है, देखो देखा जाए फिर से एक बार। अ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन, ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन, इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में बाहर से कोई जीन्स नहीं आती। सोचो एक प्लांट है जिसके अंदर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। ठीक है, तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही एक ही प्लांट के अंदर है। ठीक है, तो बाहर से कोई मेल का पार्ट्स यहाँ नहीं आ रहा है, फीमेल का पार्ट्स भी बाहर से नहीं आ रहा है, दोनों एक ही प्लांट के अंदर है और पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। दो प्लांट के बीच पॉलिनेशन नहीं हो रही। तो अगर एक ही प्लांट के अंदर मेल भी है फीमेल भी है तो वो लोग आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार के पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसको आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक के अंदर, पॉलिनेशन टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिलहाल अभी सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअसली अगर किया जाए तो इससे क्या होता है, इससे नए कैरेक्टर्स नहीं आते। इससे क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स प्लांट के अंदर थे वही मेंटेन्ड रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल ट्रेट, मतलब जो कैरेक्टर्स प्लांट में ओरिजिनली थे वही कैरेक्टर्स बार बार रिपीट होते। ठीक है, स्टेबल रहते। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रेट्स। ट्रेट के अंदर ज्यादा चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, वही ट्रेट बार बार इनहेरिट होते हैं। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, बार बार नेक्स्ट जनरेशंस में सेम टाइप के ट्रेट्स एक्सप्रेस होते रहते हैं, होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज को ऑब्टेन किया था। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज का ऑब्टेन किया था जिसमें से विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी सारे के सारे सेम थे। जैसे कि मान लो, अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मेरे पास दो प्लांट है, ठीक है, दो ट्री है सपोज, अपने पास दो ट्री हैं। ठीक, एक ट्री में जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनके पास जो फ्लावर्स हैं ये किस कलर के हैं, ये वॉयलेट कलर के हैं, देखो। ठीक है, एक ट्री में जो फ्लावर्स हैं वो वॉयलेट कलर के हैं और जो दूसरे ट्री में फ्लावर्स हैं वो व्हाइट कलर के हैं। सोचो इस तरह से, इसके पास जो फ्लावर्स हैं ये व्हाइट कलर के। तो ये जो कलर है फ्लावर का, एक में वॉयलेट है और दूसरे में क्या है, व्हाइट है। ठीक है, अगर इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए, मतलब अगर इस चीज को देखा जाए, फ्लावर कलर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर्स, जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं सारे कैरेक्टर्स यहां पर और यहां पर सेम होंगे। जैसे जैसे मैं अगर कहूं, जैसे मैं अगर कहूं कि यहां पर अगर प्लांट टॉल है, ठीक है, तो ये प्लांट भी क्या है, मान लो टॉल है। ठीक है, ये प्लांट अगर एक्शियल है तो ये प्लांट क्या होगा, एक्शियल होगा। ठीक है, इसके फ्लावर भी कैसे होंगे, एक्शियल होंगे। इसका फ्लावर पोजीशन एक्शियल, इसका भी एक्शियल। इसका जो पॉड शेप है वो इन्फ्लेटेड है, इसका भी इन्फ्लेटेड होगा। इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आओ इसको दोबारा देखते हैं, इधर आओ। तो देखो, तो एक कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए, वही लिखा है, पेयर्स विच पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर छोड़ दो, मान लो फ्लावर कलर को छोड़ दिया, उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे सेम है। ठीक है, आगे देखो, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, हाँ आ गया ये रहा, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड वर स्मूथ। कुछ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कैसे थे, स्मूथ या फिर रिंकल्ड सीट। देखो आपने पढ़ा था जो रिंकल्ड सीट या राउंड या रिंकल्ड थे, राइट, राउंड या रिंकल्ड। यहाँ पे क्या लिखा, स्मूथ, एक ही बात है, राउंड, राउंड या रिंकल। ठीक है, ये देखो, येलो और ग्रीन सीड्स, ठीक है, इन्फ्लेटेड या फिर फुल या कंस्ट्रक्टेड
ग्रीन और येलो पॉट्स, अलग अलग यहाँ पे आपको ट्रेड्स है, जो मैंने यहाँ पीछे लिखा था वही सारी चीजें। एक बार इसी चीज को टेबल में देख लेते हैं और फिगर को भी देख लेते हैं, दोनों चीजें एक बार कवर करेंगे। आओ, तो देखो पहले यहाँ पर ये रहा आपका फिगर 5.1 एनसीईआरटी का, ठीक है। और एक बार देख लिया जाए, देखो सीड शेप, सीड शेप कैसा है, राउंड, राउंड वाला डोमिनेंट है, रिंकल्ड वाला रिसेसिव है, ठीक है। ऐसे ही देखो सीड का कलर जो है, सीड का कलर कैसा है, येलो, और सीड का यहाँ पर जो रिसेसिव कलर है वो कैसा है, ग्रीन, ठीक है। तो एक कलर यहाँ पर येलो है, दूसरा वाला ग्रीन है। फ्लावर कलर देखो यहाँ पर कैसा है, वॉयलेट, और यहाँ पर कैसा है, व्हाइट। ऐसे ही पॉट शेप डोमिनेंट कैसा है, फुल, फुल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फुल मतलब यहाँ पर फूला हुआ, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इन्फ्लेटेड, फूला हुआ, फुल मतलब इन्फ्लेटेड, ठीक है। या स्मूथ भी लिख सकते हो आप। अच्छा ये कैसा है, या स्मूथ तो है नहीं, ये तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अगर इसकी बात करें तो पॉड का जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीनिश है, ये ग्रीन है, ओके। तो पॉड का जो कलर है ये ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन, ओके। और यहाँ पे जो पॉड का कलर है ये है येलो येलो डर्टी येलो, ठीक है। तो ये है ग्रीन, ये है येलो, ओके। ऐसे ही फ्लावर का पोजीशन आप देख चुके हो, ये एक्सियल है, एक्सिस में फ्लावर प्रेजेंट, देखो यहाँ पर एक्सिस में, एक्सिस से फ्लावर निकले हैं। ये क्या हो गया, एक्सियल, ये भी क्या हो गया, एक्सियल। ये देखो इसके लास्ट पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर है, टर्मिनल पोजीशन में फ्लावर है, इसको क्या बोलोगे, टर्मिनल, ठीक है। तो अगर लास्ट पोजीशन पर फ्लावर हो, एंड पर फ्लावर हो तो टर्मिनल, और अगर एक्सिस से साइड साइड से निकल रहा हो तो एक्सियल, ठीक है। स्टेम हाइट फाइनली लिखा है टॉल और ड्वार्फ, ये लंबा है ये छोटा है। ये हो गया 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का पूरा टेबल जो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो देखो यार यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि स्टेम हाइट दो प्रकार का हो सकता है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ठीक है। तो डोमिनेंट वाला कौन सा है, टॉल, ठीक है। रेसेसिव कौन सा है, ड्वार्फ। फ्लावर कलर वॉयलेट व्हाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, वही सारी चीज बार बार रिपीट हो रही हैं, फिर मैं एक बार पढ़ दूं। पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड के बदले आप यहाँ पर फुल भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉड कलर ग्रीन या फिर येलो, राउंड शेप, राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी, रिपीट था एक तरह से। तो देखो हमने एनसीईआरटी का जो भी पॉइंट्स थे सारे के सारे एक के बाद एक जितना आज पढ़ाया है सब कुछ कवर कर लिया है। अब आपका काम क्या है, जो भी एनसीईआरटी में मैंने आज आपको पढ़ाया है, क्लास नोट्स जो भी पढ़ाए हैं, पहले क्लास नोट्स पढ़ो, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले क्लास नोट्स, पहले क्लास नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। फिर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ठीक है। और फिर आपको असाइनमेंट लगाने, ठीक है। फिर आपको असाइनमेंट करने हैं, असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए आज का क्लास यहीं पे करते हैं स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।